करंट जीके में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण घटना पर हम चर्चा करेंगे और इस महत्वपूर्ण घटना का संबंध है उत्तराखंड में बादल फटने से। उत्तरकाशी नामक स्थान है जहाँ पर एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। वहाँ से गंगा नदी निकलती है। ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहीं पर एक गांव है धराली, उस गांव में बादल फट गया और वहाँ से एक तरीके से जल प्रलय हो गई। ऐसी घटनाएं वहां पर पहले भी कई बार हुई है, जिसको आप 2013 में केदारनाथ त्रासदी के रूप में देख सकते हो। अब यहां पर आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या चीजें बनती है उसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो हमारे पास न्यूज क्या है, ध्यान से समझना बेटा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस बात को यदि गौर कर लोगे तो आपको अखबार पढ़ना आ जाएगा। अखबार पढ़ना आ जाएगा यदि आप ढंग से देखोगे। उस न्यूज में आप क्या क्या समझ सकते हो, किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे, वही बताने जा रहा हूं आपको। जैसे हमारे पास न्यूज आई कि उत्तराखंड में जल प्रलय, ये न्यूज है हमारे। तो यहां पर आपको क्या है, सबसे पहले तो ये जो उत्तराखंड है इसकी जो राजनीतिक स्थिति है और भौगोलिक स्थिति है ये पता होनी चाहिए। भाई उत्तराखंड कहाँ है, इसकी सीमा किन देशों को स्पर्श करती है, किन राज्यों को स्पर्श करती है, इसकी राजधानी कौन सी है, ये पता होना चाहिए। तो मैं यहां पर जैसे बात करूं, इसकी राजधानी आप सभी जानते हो, मैं बताने नहीं जा रहा हूं। इसके सीएम कौन है, यहां के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है बताइए, देहरादून। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है बताइए, पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल का नाम हो सकता है आपको ना पता लगे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सीएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट बनता है वो ये बनता है कि भारत में कानून बनाकर, विधानसभा के माध्यम से कानून बनाकर यूसीसी समान सिविल संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य है। बस ऐसा थोड़ा सा रिवीजन कर लो, मेन मेन बातें। उत्तराखंड में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक, इतना ये ड्यूटी होती है आपकी, फिर ये इंपॉर्टेंट बन गया। अब आपसे पूछ लेगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, अब यदि आपको नहीं पता तो आप कहोगे यार सर मुख्यमंत्री पता नहीं कहां से पूछ लिया, सारी जिम्मेवारी आ गई ना, ठीक है ना। तो ऐसे अब यहां पर ये कहा है कि उत्तरकाशी में बादल फटा। उत्तरकाशी में बादल फटा, ये उत्तरकाशी, यहां पर बहुत सारे ग्लेशियर है, सतोपत ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है। यहाँ जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ से गंगा नदी निकलती है, जानवी नदी के रूप में निकलती है, फिर वो गोमुख से निकलती है तो उसको भागीरथी नदी कहते हैं। भागीरथी नदी आगे जाकर जब अलकनंदा से मिल जाती है तो वो गंगा नदी बन जाती है। देव प्रयाग एसएससी में आपके क्वेश्चन आया हुआ, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, समझे ना। एक रिवीजन होता है, नाम उत्तराकाशी नाम आते ही गंगा नदी नाम है आ जाएगा। अखबार में भी आप पढ़ोगे तो आपको ऊपरी ऊपरी ये लिखा हुआ मिल जाएगा राजस्थान पत्रिका में, हे गंगा मैया ये क्या कर दिया तूने। समझ में आई बात सारी। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो बादल फटा है, इस बादल के फटने से किस नदी में बाढ़ आई है, बताइए आपका क्या जवाब होगा। कौन सी, गंगा नदी, सिंपल सी बात है, उसी नदी में बाढ़ आई है। कोई ज्यादा ज्यादा कहेगा तो गंगा नदी के उद्गम स्थल की जानवी नदी भागीरथी नदी हो जाएगा, इधर से अलकनंदा नदी हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या, कुछ नहीं इससे ज्यादा। तो यहां अब आपको यह ध्यान रखना है, बादल जो फटा है ये 3 स्थान है, इन 3 स्थानों के नाम पता होने चाहिए आपके।
तीन। एक का नाम है धराली, ये पता होना चाहिए, ये यहां से आपका करंट जीके का इंपॉर्टेंट पोर्शन चालू हो जाता है, धराली। दूसरा है हर्षिल। तीसरा है सुक्की टॉप। सुक्की टॉप, तीन स्थान, धराली, हर्षिल, सुक्की, यहां पर बादल फटा है। सबसे पहले जो बादल फटा मैंने सीक्वेंस में लिखाया है, धराली में बादल फटा था, ये गंगोत्री के निकट है। ये चीजें बेटा आपको आपके एग्जाम में इसी तरीके से आते हैं। ये गंगोत्री के निकट है। गंगोत्री क्या है? एक ग्लेशियर है। यहां से क्या निकलती है? गंगा नदी का उद्गम होता है। समझ रहे हो बात को? अब गंगोत्री के निकट है, इधर से नदी आ रही है, इधर से मानसून के कारण बादल फट गया। आप सोचिए कितनी प्रलय लाएगा, इसलिए तो लिखा जल प्रलय। समझ में आई बात सारी? अब यदि हम इसको विज्ञान से जोड़ें या ज्योग्राफी से जोड़ें, क्योंकि ज्योग्राफी भी एक विज्ञान ही है, आपको यहां पता होना चाहिए कि बादल क्यों फटते हैं। ये जानकारी पता होनी चाहिए तर्क के साथ कि बादल फटा क्यों। आपको ये पता होना चाहिए कि बादल फटने की घटना क्या होती है। समझ में आई बात सारी? ये ज्योग्राफी का विषय होता है, ये ध्यान रखना। देखो वैसे ऐसा नहीं होता है कि बादल ऐसे फट गया। बादल किसका रूप होते हैं? कहते हैं ना बादल मंडरा रहे हैं बारिश होगी, तो बादल मंडरा रहे हैं बारिश होगी, तो बारिश होती रहती है, नॉर्मल बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस बादल में यदि पानी बहुत ज्यादा हो जाए, इसका मतलब बारिश ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी तो बाढ़ की स्थिति पैदा कर देगी। फटना तो हम बेसिकली बोल देते हैं, वास्तव में क्या है कि उस बादल में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, या आप कह सकते हो कि उस बादल में नमी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। नमी की मात्रा ज्यादा होती है तो वो ज्यादा बरसता है, तो हम कहते हैं तो फट गया भाई, ये तो फट गया। और नॉर्मल हो तो हम उसको मानसून के रूप में बारिश में नहाने का आनंद लेते हैं और इसमें हम भाग जाते हैं। ये कहानी होती है। लेकिन ये फिर सवाल पैदा करता है कि उस बादल के अंदर पानी ज्यादा आया कैसे, ऐसा क्या हो गया था। इसके लिए जरूरी होता है, जो कारण होता है वो होता है कम दाब। जब वायुमंडलीय दाब कम की स्थिति बन जाती है ना, वहां पर दाब कम होता है, तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो मैं थोड़ी सी बात यहां पर करना चाहूंगा, ठीक है ना। आपको यह ध्यान रखना है कि स्थितियां कौन सी होगी, दाब कैसा होगा, ठीक है, टेम्परेचर कैसा होगा, तब जाके इसमें नमी ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए किसी सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलरली कोई डिसाइडेड है। सीमित क्षेत्र में बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में अधिक बारिश का आना, अधिक बारिश का आना जिससे बाढ़ आ सकती है, जिससे बाढ़ आ सकती है। ठीक है, समझ गए होंगे। कारण भाई ऐसा क्यों होगा? एक तो जब हम जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, मानसून के बारे में पढ़ते हैं, तो हम दो धाराओं को जानते हैं, जिनको आप हवा भी कह सकते हो। एक गर्म धारा, एक ठंडी धारा, गर्म हवा, ठंडी हवा। तो एक तो इसमें क्या होता है, दाब कम बनता है, कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। और एक क्या होता है, ठंडी व गर्म हवाएं मिल जाती है। इनके मिलने से उस सीमित क्षेत्र में जो बादल होता है उसके अंदर क्या होता है, नमी ज्यादा आ जाती है। नमी ज्यादा आने के बाद जब वो मानसून आता है तो वो तो बरसेगा, बरसेगा तो फिर हमें लगता है वो फट गया। तो दो कारण होते हैं। एक तो लिखिए कम दाब का क्षेत्र, बस आप शॉर्ट में लिखो, थोड़ा सा ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने नहीं करना। दूसरा ठंडी व
गर्म हवाओं का मिलना। बस आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सही है, इतना आपके लिए जरूरी है। आपसे कहेगा बादल क्यों फटते हैं, ऑप्शन में दे देगा क्योंकि अधिक दबाव का क्षेत्र बन जाता है। गलत हो जाएगा, क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, ऐसे तो इसका पूरी लाइन में ऐसे होता है कि गर्म व ठंडी हवाओं के मिलने से कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जिससे बादल के अंदर नमी ज्यादा हो जाती है। नमी ज्यादा होने से उसके अंदर पानी ज्यादा हो जाता है और एक जगह पर वो ज्यादा बरसता है। ज्यादा बरसने से एक बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। इसे ही हम बादल का फटना कहते हैं। मेरे हिसाब से आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। आइए अब ये बात आती है, ये तो हो गया काम, प्रयास कर रहे हैं, रेस्क्यू टीम लगी हुई है, सेना आ गई, वो चल रहा है। आपसे पूछेंगे नहीं कौन सी सेना, क्या, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब यहां जो सरकार के जो प्रयास हैं, सरकार ने 2 हेलीकॉप्टर भेजे हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक हेलीकॉप्टर का नाम है MI। वैसे तो MI-25 भी आगे रेंज होती है, MI होते हैं बोलते हैं, आगे MI-25 भी होता है, और भी नाम होते हैं वो। एक है चिनूक। ये 2 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। अब ये अखबार के अंदर बढ़िया तरीके से आपको मिल जाएगा, और तो और जब आप अखबार पढ़ोगे तो आपको ये MI और जो चिनूक है ये बढ़िया तरीके से साइड में लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, MI। ठीक है, MI-25 भी होता था, लेकिन ये जो MI है ये 17 नंबर का है। अब ये हेलीकॉप्टर भारत सरकार ने भेजे हैं, सेना गई है, ये वहां पर क्या काम कर रही है, राहत के काम कर रही है, लोगों को अन्न पहुंचा रही है, या जैसे भी जो रिक्वायरमेंट है वो कर रही है, या लोगों को वहां लेकर आ रही है, एक्सेट्रा जो भी। लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो MI है ये हमने किस देश से खरीदा है। ये रूस से खरीदा हुआ है, ठीक है ना। जैसे राफेल फ्रांस से आया हुआ ना क्वेश्चन। अब राफेल तो भेजेंगे नहीं, समझ रहे होंगे ना आप बात सारे। राफेल तो लड़ाकू विमान है, और चिनूक ये हेलीकॉप्टर है, ठीक। ये हमने अमेरिका से। एक बात ध्यान रखना, ये जो चिनूक है इसका निर्माण किया था बोइंग कंपनी। एक बार ये क्वेश्चन आ गया था, ये अमेरिका की कंपनी है बोइंग कंपनी, ये इसका निर्माण करती है। बोइंग कंपनी, ये हेलीकॉप्टर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बड़ी एक हास्य शब्द घटना घटित हुई थी भारत के अंदर, कि भारत ने क्या किया, ये हेलीकॉप्टर खरीद लिए, ठीक है। भारत ने हेलीकॉप्टर खरीद लिए, और भारत ने जब हेलीकॉप्टर खरीदे तो मीडिया जानते ही हो भारत का, अब होगा प्रहार, अब होगा ये, अब हम सबसे आगे, हिम्मत है तो आंख दिखा के, कोई आंख दिखाए हम बताएंगे उनको, हमारे पास है चिनूक चिनूक, और चिनूक 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 ऐसे हो गया सारा। ये खरीद लिया हमने, हम खुशियां मना रहे हैं, मीडिया बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। लेकिन अगले ही दिन न्यूज क्या आई, अमेरिका ने अपने सैन्य दल से, मतलब सैनिक ठिकानों से, चिनूक हेलीकॉप्टर को बाहर किया, क्योंकि ये टेक्निकल रूप से सही नहीं है। हमने खरीद लिया, उसने बाहर कर दिया। समझे बात को। ऐसा जब हुआ था तब ये बोइंग कंपनी चर्चा में आई थी। भारत सरकार ने बोइंग कंपनी से बात की थी कि आपने तो हमें तो बेच दिया, लेकिन आप कह रहे हो आप निकाल रहे हो, तो हमें बेचा ही क्यों। तब ये बोइंग बोइंग चर्चा में आई थी, ठीक है ना। जैसे राफेल का जो निर्माण है वो डेसाल्ट कंपनी ने किया है, डेसाल्ट, याद रखना, पता होना चाहिए आपको। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी उसका इस्तेमाल हुआ था, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये राफेल। तो समझ में आई जी बात सारी। अब इसके साथ साथ क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, केदारनाथ त्रासदी भी यहीं पर हुई थी,
उत्तराखंड के अंदर ही हुई थी केदारनाथ त्रासदी। आपको पता होना चाहिए कि ये केदारनाथ त्रासदी कब हुई थी। ध्यान रखना, ये 2013 की है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूछते पूछते आपका ना, क्योंकि उसी से मिलती जुलती है, क्योंकि अखबार जब आप पढ़ोगे वहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, याद आई केदारनाथ त्रासदी, क्योंकि उससे मिलता जुलता प्रोसेस है ये सारा। अभी कल का अखबार पढ़ोगे, ये जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं इनमें क्या है, जैसे लोगों ने होटल बना रखे हैं, रेस्टोरेंट बना रखे हैं, इस तरीके से ये पहाड़ों को काट काट कर बनाते हैं। तो पहाड़ों की अपनी एक सीमा होती है, वहां जब लोगों का आवागमन होने लग जाता है तो पहाड़ टूटने लग जाते हैं। भूस्खलन की घटनाएं घटित होती है, अखबारों में आप पढ़ते होंगे। पता लगा पर्यटक गए घूमने, ऊपर से पहाड़ी नीचे गिर गया, आती है ऐसी घटनाएं, आप सुनते होंगे सारे। इससे बड़ा नुकसान होता है। जैसे मेरे कोई कहे कि उत्तराखंड जाना है तो मैं कहूंगा नहीं भैया, पता नहीं कब बाढ़ आ जाए, छोड़ो, पता नहीं कब पहाड़ गिर जाए, तो प्रभावित होता है इससे। तो अभी शायद कल का ही न्यूज़पेपर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे तो हिमाचल प्रदेश भारत के नक्शे से ही मिट जाएगा। उसने भूस्खलन और उसको लेकर बात कही है कि वहां पर लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा हो गया है, प्राकृतिक चीजों से, प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ ज्यादा की जा रही है। इस कारण से हो सकता है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश भारत के नक्शे से ही खत्म हो जाए, ये बात कही है। उत्तराखंड उसी के पास में ही तो है, ये भी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ भी भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं होती रहती है, जैसे केदारनाथ त्रासदी, और वर्तमान में आप देख लीजिए कल की ही घटना। समझ में आई बात सारी? तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, केदारनाथ त्रासदी। यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताना है ये जो केदारनाथ है ये किस नदी के किनारे है। कोई बताना चाहे तो बता सकते हो। अलकनंदा नहीं है जी। अलकनंदा नदी ऐसे निकलती है विष्णु गंगा और धौली गंगा से, ठीक है। यहां से एक नदी जाती है, ठीक है, और इस नदी के पास यहां पर केदारनाथ है। अलकनंदा नदी के पास तो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ भी एक धार्मिक स्थल है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, ये है मंदाकिनी। चलिए जी, इतनी ही बात करेंगे आज।